हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। आई होप आपने हमारा पुराना वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 डिस्कस किया था, क्लास 12। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स का मीनिंग होता है फंडामेंटल ट्रूथ, बट अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मीन्स ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इफ़ अगर आप इन गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो आपको कुछ अच्छा आउटकम, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा मैनेजमेंट के अंदर। मीन्स आपका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम उन गाइडलाइंस को बिजनेस टर्म्स में हम उनको बोलते हैं, मैनेजमेंट टर्म्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। फाइन, सो देन इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पार्ट से इंटरेक्ट होने वाले हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सब। दैन उसके बाद हम हेनरी फेयल के बारे में हम जानेंगे। हेनरी फेयल कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। दैन हम फ्रेडरिक विल्सन टेलर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर कौन थे, इनने क्या कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। ये हमारा पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा। हम इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डीप में आगे देखने वाले हैं। डिफाइन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन ऑफ टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो फंडामेंटल ट्रूथ है और वो कुछ गाइडलाइंस है जो कि आपको मैनेजमेंट को इफेक्टिवली वर्क करने में आपको हेल्प करते हैं, आपके डिसीजन लेने में, आपके एक्शंस लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको उससे कोऑर्डिनेट करने में, सब में, हर चीज़ में आपको ये हेल्प करते हैं। सो यही होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो नाउ ये डिराइव कहाँ से हुए हैं, कहाँ से ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आए हैं, कैसे आए हैं, अब ये देखते हैं, इनका डेरिवेशन देखते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो ओवरनाइट नहीं आया, मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक रात में ही निकल के आ गए हो। ये रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए। मींस डीप ऑब्जर्वेशन के आपने जो भी वर्क करवा रहे हैं आप, ये जो भी वर्क आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, आपने जो भी टास्क दिया है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे, कि क्यों इसमें इतना टाइम लग रहा है, क्यों इसमें इतना कॉस्ट लग रहा है, ये क्या, क्यों इस प्रोसेस का टाइमिंग इतना बढ़ता जा रहा है, ये कम हो रहा है। आप उसको डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं और डीपली ऑब्जर्व करने के बाद आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं और चेंजेस करने के बाद आप रिपीटेडली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं कि चलो ये वाला वर्क इसके अंदर से हटाते हैं, ये वाला मूवमेंट यहाँ से हटाते हैं, इस चीज़ का कॉस्ट हटा देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है। तो अब वो बार बार एक्सपेरिमेंट और डीप ऑब्जर्वेशन से अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स यूनिक फीचर्स। मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के यूनिक फीचर्स क्या है जो उनको सबसे अलग बनाता है, मेक डिफरेंट। सो वी हैव 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। माइंड दैट 7। फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मीन्स कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो ऑल ओवर द ग्लोब में सब सारी ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्पेक्ट ऑफ देयर नेचर और साइज़ वो हर ऑर्गेनाइजेशन पे इक्वली अप्लाई होते हैं। मीन्स सारी ऑर्गेनाइजेशन पे आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अगर उनका साइज़ बड़ा भी है या ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, वो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सब पे अप्लाई होते हैं, वो कोई सा भी बिजनेस फर्म हो। फाइन। सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले हमको कुछ जनरल गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। दैट इज़ कि हम इनको ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से पहले हमको एक गो थ्रू स्टडी, मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, हमको वो पहले अच्छे से जान लेना पड़ता है। देन उसके बाद हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स हमको ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा जनरल स्टडी, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करके रखना है। द थर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिपीटेड प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुए हैं, वो ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं। मींस आपको अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप करना है तो आपने एक ही प्रैक्टिस को बार बार किया है कंटिन्यूसली। सो उसके बाद जो आउटकम उसका निकल के आया है
तब जाके आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ड्रॉ किए हैं। बिकॉज ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये एट द एंड ह्यूमंस पे अप्लाई होने वाले हैं, और ह्यूमंस वेरिएट होते हैं। मीन्स हर ह्यूमन का फीचर अलग होता है, हर ह्यूमन की कैपेसिटी अलग होती है, तो इसलिए इनको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया गया ह्यूमंस के ऊपर, और उसके बाद एक जनरल प्रिंसिपल्स निकाल के लेके आए गए हैं। फाइन। द फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट कंडीशंस में आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये रिजिड नहीं होते हैं, मींस ये हार्ड नहीं है जो इनको जैसे लिखा गया है इनको वैसे ही अप्लाई करना है। इनको आप शॉर्टली मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके इनको आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली फंक्शन कर पाए, राइट। सो दैट मीन्स कि हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स जैसे नहीं होते हैं। साइंस प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इफ हमने बॉल थ्रो किया है स्काई में तो वो रिटर्न ग्राउंड पाएगा। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट लाइक दैम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर क्वाइट डिफरेंट, दैट कि इफ आपको कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में इनको अप्लाई करना है तो यू कैन मॉडिफाई दैम। बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ के नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं या गाइड करते हैं। बिकॉज जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन, जितना अच्छा कोऑपरेशन हमारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ करेंगे, इर्रिस्पेक्ट ऑफ दे आर ऑफ सीनियर लेवल और जूनियर लेवल और मिडिल लेवल, वो किसी भी लेवल पे हों, वो जितना अच्छा कोऑर्डिनेट करके जितना अच्छा गाइड करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ होता है। दैट्स वाई दे आर बिहेवियरल इन नेचर। द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर डेवलप हुए हैं। मीन्स कि आपने जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए आपने जो भी प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, उसको अप्लाई करने के बाद उसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है, उस चीज़ का आउटकम क्या हो रहा है। एट द एंड हम हर चीज़ में कुछ भी अगर हम करते हैं तो हम उसका आउटकम ही देखते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी हम जब उसको अप्लाई करेंगे तो हम उसका आउटकम चेक करेंगे, आउटकम क्या रहा है। इफ़ अगर आउटकम सूटेबल नहीं है, बिकॉज हम इन प्रिंसिपल्स को ह्यूमन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आफ्टर ऑल, तो ह्यूमंस के ऊपर अगर वो फिक्स नहीं हो पा रहा है सेम तरीके से, तो दैन हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्योंकि हमने लास्ट में ही अभी पढ़ा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल और जनरल गाइडलाइंस, तो हम उनको वापस से स्टडी करेंगे और वापस से उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देन वापस से उनको अप्लाई कर देंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कंटीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कंटीजेंट भी होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रिंसिपल्स रखना पॉसिबल नहीं होते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे जो चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ उन्हीं प्रिंसिपल्स को लगाएंगे। से लाइक प्रिंसिपल ऑफ टीम एस्पिरेंट। प्रिंसिपल ऑफ टीम एस्पिरेंट वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे एक ग्रुप काम कर रहा है, मीन्स कलेक्शन ऑफ, मीन्स बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं। बट अगर वहीं पे अगर उसी जगह हम दूसरे पार्ट पे देखें, अगर एक इंडिविजुअल अगर वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ पर टीम एस्पिरेंट प्रिंसिपल का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज वो इंडिविजुअल है, वो लोन मीन्स अकेला ही वो वहाँ पे काम कर सकता है, राइट। तो ये होते हैं हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ हियर कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मीन्स सिग्निफिकेंस क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे बिजनेस के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वो देखते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग द मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मीन्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ड्रीम्स है, जो गोल्स है, जो हमारे टारगेट्स है, उनको अचीव करने में उनको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बिकॉज अगर हम हमारे मैनेजमेंट में अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमको उन प्रिंसिपल जो मिस्टेक्स हैं उनसे हमको इंटरेक्ट करवाते हैं। इंटरेक्ट करवाने के बाद हमको गाइड करते हैं कि हमको इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। जैसे हमने देखा था कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और जनरल गाइडलाइंस रहती है। मीन्स जनरल गाइडलाइंस में जनरल स्टडी हमको इनको देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में इसके अंदर, हम उनके अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, और उनको कंटिन्यूस हम उनको चेंजेस करते रहेंगे और उसके बाद वो एक परफेक्ट मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होगा। और उससे हमारी रियलिटी है, मीन्स जो हमारे इनसाइट्स इनटू द रियलिटी, मीन्स हमारे जो गोल्स थे, जो हमारे ड्रीम्स थे, उनको रियलिटी में ये कन्वर्ट कर देता है।
Now the second is optimum utilization of the resources. मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं कि ह्यूमंस आइदर ह्यूमंस और रिसोर्सेज जो भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स प्रॉपर यूटिलाइज हम कर सकें। अगर ह्यूमंस भी हैं और वो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 8 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हैं, 8 to 9 आवर्स की, तो हम उनका जो शेड्यूल है उसको हम इस तरीके से हम हमारे एम्प्लॉयज़ का प्लान करें कि उनसे हम प्रॉपर बेनिफिट हम उनसे ले पाएँ। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम उस तरीके से यूज़ करें कि अगर उसमें से कुछ वेस्ट भी निकल रहा है तो हम उस वेस्ट को भी कन्वर्ट करके कुछ हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स कंप्लीट यूटिलाइजेशन मीन्स 100% हम उसको यूटिलाइज करेंगे, राइट। नाउ दिस नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन। ये हमें टर्म करता है कि जो हमारे हमने जैसे अभी लास्ट में देखा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, तो उसमें हमने देखा था कि वो ह्यूमंस और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब हम उनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस में क्या क्या चीज़ें लैक कर रही है, रिसोर्सेज को यूज़ करने में हम किस जगह पर लैक कर रहे हैं। हम उनको प्रॉपरली स्टडी करके और उसके बाद हमारा जो डिसीजन होगा वो हम साइंटिफिकली लेंगे। मीन्स इवेल्युएटेड हमारा डिसीजन होगा कि हमने हर पर्टिकुलर कॉर्नर को, हर पर्टिकुलर डायरेक्शन को हमने प्रॉपरली स्टडी किया और देन उसके बाद एक प्रॉपर सजेशन, एक प्रॉपर डिसीजन हम ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से वर्क करेगा और ग्रो करेगा। तो साइंटिफिक डिसीजन होता है, राइट। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, मीटिंग एंड चेंजिंग द इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो रहा है उसको मीट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। बिकॉज हमने जैसे इसमें लास्ट में देखा था कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मीन्स अगर कोई भी चेंजेस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इन्वायरमेंट में आ रहा है तो उसको हम फ्लेक्सिबल होने के कारण हम उसको फटाफट हम उसको मोल्ड करके और अडेप्ट कर सकते हैं। मीन्स ये साइंस प्रिंसिपल जैसे रिजिड नहीं होता है कि वंस एक बार अप्लाई हो चुका है तो हम इसको वापस से चेंज नहीं कर सकते, बट ये फ्लेक्सिबल है तो हम इनको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम इनको मोल्ड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमारे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इन दिस फंक्शन द मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। मीन्स ये हमारे इफेक्टिव मीन्स हमारे जो प्लान्स एंड पॉलिसीज जो फॉर्म की जाती है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, तो उनको अच्छे से प्लान करने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर हम हमारे प्रॉपर प्लानिंग हम हमारे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, हम हर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करना उनको स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ये सारी स्टडी जो होती है फाइनली आफ्टर ऑल लास्ट में टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन और पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए काम आती है कि उनको कितना रिसोर्सेज लगेगा, कितना ह्यूमंस लगेंगे, कैसे उसको वर्क करना है, और ये सारी डिसीजंस उनके लिए वर्क होती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर ऑल आप जो आपका बिजनेस रन कर रहे हैं वो एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आप जहाँ पे भी जिस लोकेलिटी में, जिस रीजन में, जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आपका बिजनेस सेटअप है, आफ्टर ऑल आप उस पर्टिकुलर रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स अगर आप कोई सा भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पूरी एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। आपको वहाँ से अगर आप कुछ ले रहे हैं, अगर वहाँ के रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको वापस से कुछ देना भी पड़ेगा। मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप आपका सोसाइटी के साथ रहना चाहिए ताकि आप बेटर लॉन्ग टाइम आप वहाँ पे रन कर पाएँ। सो द फाइनली द लास्ट इज दैट इज़ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड द एजुकेशन एंड रिसर्च। मीन्स एट द एंड हमको जब भी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है या कुछ भी करना है तो हमको कंटिन्यूसली मैनेजमेंट स्टडी और मैनेजमेंट रिसर्च को वर्क करते रहना होगा। लाइक ऐसा नहीं कि एक बार हमने कोई डिसीजन या कोई प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर दिया है देन हम उसके बाद उस चीज़ को भूल जाएं, ऐसा नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मीन्स आपको हमेशा किसमें पर कंटिन्यूसली आपको एक्सपेरिमेंट, आपको कंटिन्यूसली रिपीटेडली आपको उसको स्टडी ऑब्जर्व करते रहना होगा ताकि आपको जो मैनेजमेंट डिसीजन है वो हमेशा इफेक्टिव बना रहे। बिजनेस इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ है तो उसको अडॉप्ट भी कर पाएँ। फाइन, सो दिस आर द काउंट 7 इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। Till now we are done with our introduction part, that is the definition of the management principles, derivation of the management principles, characteristics and importance of the management principles. Now it's time to move ahead, and here is the person, Henry Fayol. He is known as the father of the management studies. So इन्हीं ने
हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट दिए हैं, 14 क्रूशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट एज इट इज़ याद होने चाहिए, बिकॉज विदाउट दैम मैनेजमेंट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, हमें वैसे हेनरी फयोल की हिस्ट्री बैकग्राउंड इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट हम फिर भी कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स सी। हेनरी फयोल माइनिंग इंजीनियर थे कोल माइनिंग कंपनी में। ये इनका परफॉर्मेंस और इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस देखते हुए कुछ ही सालों बाद इनको एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रमोट कर दिया गया। बट जिस टाइम पे इनको मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का बनाया गया था, उस टाइम पे उस कंपनी की सिचुएशन कुछ वर्स्ट थी। वो कंपनी उस टाइम पे इंसॉल्वेंसी की स्टेज में थी, मींस बंद होने की कतार में थी। सो बट फिर भी हेनरी फयोल ने उसे एज एन चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहाँ पे कुछ अपने मैनेजरियल टेक्निक्स, कुछ अपने तरीके से उस कंपनी को रन करने की कोशिश की। वो जो उनका तरीके थे, जो उनकी टेक्निक्स थी, आफ्टर ऑल बहुत टाइम बाद वो सक्सेस हुआ और उनके जो उनकी टेक्निक्स थी उनको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बोला गया है। वही टेक्निक्स आज उनने जो वहाँ पे यूज़ की थी, उसकी वजह से 30 ईयर्स आफ्टर देयर रिटायरमेंट, 30 साल बाद जब वो रिटायर हुए, तो वो जो कोल कंपनी जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो कोल एंड स्टील कंपनी वर्ल्ड की लीडिंग कोल एंड स्टील कंपनी बन चुकी है और साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उसने मेंटेन कर रखा है। तो यही हमारे हेनरी फयोल का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा था। तो इनने क्या इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट दिए हैं, वो हम चेकआउट करते हैं। बट उससे पहले हम इनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने किए हैं मैनेजमेंट फील्ड में, वो हम चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन रहा था मैनेजमेंट के फील्ड में, वो था इन्होंने क्लियरली डिफ्रेंशिएट करा था टेक्निक्स और मैनेजरियल स्किल्स को। मींस टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है, इनने क्लियरली उसको डिफ्रेंशिएट करके बताया था। सेकंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था आइडेंटिफाई करना मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही सब हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और लास्ट कंट्रीब्यूशन जो इनका था वो यही थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो अब हम आगे देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर 14 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि इमेजिन कीजिए आपको एक वर्क दिया गया है, काम दिया गया है। अब अगर वो काम अकेले आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी हो सकता है। बिकॉज आप अकेले ही अगर उसको पूरा रन करेंगे, उस आइडिया को, उस काम को अगर पूरा अकेले करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे। बट इफ़ उसी वर्क को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कुछ लोगों के बीच में, देन हम उसी वर्क को मोर ईजली और मोर एफिशिएंटली कर पाएंगे और जो पर्सन्स उस वर्क के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगी। बिकॉज हमने वर्क को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं और एक पर्सन एक ही वर्क को कंटिन्यूसली कर रहा है। तो जब वो कंटिन्यूसली एक ही काम को कर रहा है, जैसे अगर एक स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहा है तो मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके लाएगा इररिस्पेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट। बट अगर कोई दूसरा स्टूडेंट अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक्स के अंदर और अच्छा इंप्रूव कर पाएगा। तो इसीलिए हम पूरे वर्क को, हमने सारे सब्जेक्ट्स को पर पर्सन के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ताकि जो सारे पर पर्सन एक सब्जेक्ट करेगा तो वो उसके अंदर परफेक्शन लेके आ पाएगा और हमारा वर्क और अच्छे से होगा। इसलिए हमने उस वर्क को पूरे को डिवाइड कर दिया है। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें अथॉरिटी का मीनिंग होता है पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। मींस आपको जो भी काम दिया गया है, जो भी वर्क दिया गया था, उसको करने के लिए आपको पूरी पावर दी जाएगी ताकि आप उस काम को कर पाओ। बिकॉज अगर पावर नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्क दे दिया है कि आपको इसको कंप्लीट करना है, बट आपको उसकी इक्वलेंट पावर ही नहीं दी गई है, तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा उस वर्क को टाइम पे कंप्लीट करना। बट इफ़ अगर आपको पावर दी जा रही है तो पावर के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है
कि हाँ, अगर आपको इतना पावर दिया है कि इस काम को कंप्लीट करना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उस काम को टाइम पे ही कंप्लीट करें। और इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको पावर दे दी है दैट मीन्स कि आप उस पावर को एक्सप्लॉइट करो, मतलब अननेसेसरीली यूज़ करो। उस पावर का आपको सही यूज़ करना है ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो पाए। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिकॉज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन का प्रिंसिपल रहता है। आप सबको डिसिप्लिन में रहना होता है। डिसिप्लिन में रहना मीन्स कि जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको आपको फॉलो करना है इफेक्टिवली। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं होते हैं, ये आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस इक्वल होते हैं। तो वैसे ही हेनरी फ्यूल ने भी बोला है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। और वो सिर्फ डाउन सबऑर्डिनेट लेवल पे ही नहीं, वो सुपीरियर लेवल पे भी, मीन्स जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और लोअर अथॉरिटीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट करता है कि जो भी एम्प्लॉइज को अगर कमांड दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक पर्सन दे, उसमें बहुत सारे बॉस नहीं बने, मीन्स बहुत सारे पर्सन एक पर्सन को कमांड नहीं दे। सिंपली अगर स्टेट करें तो जैसे अगर इमेजिन कीजिए आप स्कूल में हैं और स्कूल में अगर आपको कोई दो टीचर्स आके अलग अलग वर्क दे के जाते हैं और यही बोल के जाते हैं कि मेरे को इसी पीरियड में इस काम को कंप्लीट करके दीजिए, तो वहाँ पे केओस क्रिएट हो जाता है। आपके पास कंफ्यूजन होता है कि करूँ क्या मैं, पहले इस फर्स्ट टीचर का काम वर्क पहले कंप्लीट किया जाए या सेकंड टीचर का। तो वहाँ पे वो चीज़ें आइदर आप दोनों का वर्क कंप्लीट करेंगे बट वहाँ पे एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, या फिर आप किसी का भी नहीं करेंगे और दोनों को यही बोलेंगे कि उन टीचर ने मेरे को ये वर्क दिया था और इन वाले को बोलेंगे उन टीचर ने मुझे ये वर्क दिया था, और दोनों का वर्क नहीं किया जाएगा। तो हेनरी फ्यूल का यही कहना है कि हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड रहता है कि एक जना ही कमांड देगा। अगर एक जना कमांड देगा तो वर्क एम्प्लॉइज के पास ये कोई भी उसके रिगार्डिंग रीजन नहीं होगा कि क्यों ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ और क्यों इस वर्क में इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाई। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट कर रहा है कि जितने भी एम्प्लॉइज आइदर सुपीरियर लेवल पे या फिर सबऑर्डिनेट लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पे, किसी भी लेवल पे जो भी एम्प्लॉइज है उन सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए, मीन्स उन सबका गोल एक होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। कॉमन गोल अगर होगा तो कॉमन प्लान पे वर्क करेगा, मीन्स सबके लिए प्लान और गोल एक ही होना चाहिए। बिकॉज जब एक गोल होगा तो कंपनी जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़ेनिथ पे मीन्स टॉप पे जा पाएगा। बट अगर सबके गोल्स डिविएट होंगे, एम्प्लॉय सोच रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट देखूं, सुपीरियर सोच रहे हैं मैं अपना प्रॉफिट देखूं, और सबऑर्डिनेट सोच रहे हैं हम अपना प्रॉफिट देखें, सब अगर अपना प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी जो है वो डाउन हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। बट अगर सबका गोल कॉमन होगा तो वो कंपनी टॉप पे जाएगी। सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में ये स्टेट किया गया है कि इफ़ एम्प्लॉइज़ का कोई अपना जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है भी सही, पर उनका प्राइमरी इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट अगर फुलफ़िल किया जा रहा है, अगर सारे एम्प्लॉइज़ कलेक्टिवली अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उनकी पर्सनल इंटरेस्ट भी फुलफ़िल हो जाएंगे। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशनल एक बार अगर अच्छा प्रॉफिट रन कर रही है कंटिन्यूसली, तो उसी अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट रन कर रही है कंटिन्यूसली, दैन उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट रहेंगे, लाइक अगर उनको एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, इंसेंटिव्स चाहिए, बोनस चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो इफ़ अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट फुलफ़िल हो रहा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन उनके इन इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने में उनकी हेल्प करेगी। सेवेंथ, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। ये प्रिंसिपल ये स्टेट कर रहा है अगर आपके जो एम्प्लॉइज़ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज़ काम वर्क करते हैं, अगर उनकी वो अच्छे से इक्वली पेड होंगे, उनके वर्क के हिसाब से उनको अगर वेजेस मिल रहे हैं, उनको उनकी सैलरी मिल रही है, उनको उनकी सैलरी प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर अमाउंट मिल रहा है, तो दैन वो हैप्पीली खुशी खुशी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे। बट अगर वो अंडर पेड होंगे, मीन्स उनसे काम आप ज़्यादा करवा रहे हैं बट
उनको उतना वेजेस नहीं दे रहे हैं, उतना उनको पे नहीं कर रहे हैं, तो वो अंडर पेड होंगे। और अगर वो अंडर पेड होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दिल से काम नहीं करेंगे, सिर्फ अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही उनको कोई नया सोर्स मिलेगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो वहाँ से जंप कर लेंगे। सो इसीलिए आपके एम्प्लॉयज़ को इक्वली पे भी करना चाहिए, और वो भी फेयर वेजेस होनी चाहिए। 8th, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो अपने फ्यू हैंड्स में ही कंसंट्रेट कर रखी है, मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को ही दे रखी है। और यूजुअली वो कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने उस पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सब में, मीन्स थोड़ी थोड़ी पावर सबके पास है। बट फेयोल जो है, फेयोल का कहना है कि पावर नीदर ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और नीदर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को उसकी नेचर, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। इफ़ अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। वहाँ पे आपको पावर को डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी। बिकॉज इफ़ अगर हम गूगल लें तो गूगल का जो MD है, जो उनके बड़े डायरेक्टर्स है, वो हर कॉर्नर पे जाके छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख सकते, राइट। उनको उन चीज़ों के लिए देखने के लिए उनको दूसरे लोगों को पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वली। सो ऐसे ही हमको नेचर साइज को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 9th, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये स्टेट करता है कि अगर आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर पास करनी है तो आपको वो लाइन वाइज ही पास करनी पड़ेगी। मीन्स आप आपके हायर अथॉरिटीज़ को बताएंगे, आपके हायर अथॉरिटीज़ उनके सुप्रीम अथॉरिटीज़ को बताएंगे, और देन फिर और ऊपर इन्फॉर्मेशन जाएगी। फिर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे सेगमेंट में जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी थी, वो वहाँ से उस जगह सप्लाई होगी। मीन्स लाइन वाइज एक एक करके इन्फॉर्मेशन जाएगी। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका जो डिसीजन है या आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो सारी अथॉरिटीज़ को इक्वली पता पड़ती जाती है, बिकॉज आप एक एक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं और वो आगे सप्लाई कर रहे हैं, ताकि इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं बनता है, राइट। सबको इक्वली पता है कि क्या सिचुएशन कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे क्या फेस हो रहा है। बट सर्टन सिनेरियोज में ऐसा होता है कि जब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उनको डायरेक्टली सडन डिसीजन लेना पड़ता है। तो उन सडन डिसीजन को लेने के टाइम पे इतनी बड़ी चेन को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम के लिए फेयोल ने एक अलग से एक अलग प्लान निकाल के रख रखा था, मतलब एक अलग टेक्निक दी थी, उसका नाम था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मीन्स अगर आपको कोई ऐसे इमरजेंसी केसेस में अगर आपको कोई डिस्कस करना है तो आप डायरेक्टली अपने जो इक्वलेंट लेवल पे जो अथॉरिटी है उनसे आप बात कर सकते हैं इन इमरजेंसी सिनेरियो। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये स्टेट किया गया है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए हर चीज़ का, मीन्स मटेरियल स्टफ और ह्यूमन स्टफ। ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये नहीं बोलता है कमांड देने को ऑर्डर नहीं बोला गया है। इसमें ऑर्डर मतलब बोला गया है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए, मीन्स हर चीज़ की एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए कि ये वाला स्टफ़ इसी जगह पे रहेगा, इस चीज़ का डिपार्टमेंट वहाँ है, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स ये जो फोर्स है ये यहाँ पे काम करेगा। ऐसे हर चीज़ का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, ताकि अगर हमको कभी भी इन इमरजेंसी केसेस या इन नॉर्मल सिनेरियो में हमको अगर कोई स्टफ़ या कोई थिंग को अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हम ईजिली उस तक पहुँच पाएँ और जल्दी से जल्दी हम हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस को वर्क कर सकें। अगर हमने सारी चीज़ें हैपसार्ट इधर उधर रख रखी होगी तो इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज हमको वो मिलेगी नहीं, और वो हमको नहीं मिलेगी तो उससे हमारा पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा। इसलिए ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए सब ह्यूमंस का एज वेल एज मटेरियल थिंग्स, मीन्स हमारे रिसोर्सेज और जो भी स्टफ है सबका, राइट, उनकी सबकी एक प्लेस फिक्स होनी चाहिए। 11th, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट करता है कि आपके जो सुप्रीम अथॉरिटीज़ है, जो आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है, मैनेजर्स और सब, ये सब आपको इक्वली मीन्स फेयरली ट्रीट करे। बायस्ड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ
पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपकी अथॉरिटीज़ अच्छे से वर्क कर रही है और कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं, उनका जो रिजोल्यूशंस होते हैं उनको प्रॉपर टाइम पे एग्री नहीं किया करते हैं, उनके आइडियाज़ को अप्रूव नहीं करते हैं। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायसनेस होगी, मीन्स किसी सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है और किसी सेक्टर को कम प्रायोरिटी मिल रही है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी रहेंगे, और अगर एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी रहेंगे तो पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस डिले हो जाएगा और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगी, और हमारा जो ओवरऑल जो टारगेट होगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 12th, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स मीन्स कि जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की स्टेबिलिटी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ की स्टेबिलिटी मीन्स उनका वर्किंग जो पीरियड है, टेन्योर है, वो तभी इम्प्रूव हो पाएगा जब उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी। मीन्स अगर कोई काम दिया जा रहा है और आपको उसके रिगार्डिंग अश्योरेंस भी दिया जा रहा है कि हाँ अगर आप ये काम करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, हम आपको इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे। बट अगर आपको वहाँ पे पूरा अपना हार्ड वर्किंग और पेशेंस आप वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, बट आपको ये सिक्योरिटी नहीं रही है कि क्या पता कल हो ना हो, कल आप जॉब पे जाओ और कल वहाँ पे आपको टर्मिनेट कर दिया जाए या वहाँ से आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाए। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मीन्स एम्प्लॉय को सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी जॉब की कि हाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप हमारे साथ वर्क करेंगे फॉर द लॉन्ग पीरियड और आपको इक्वल प्रमोशंस भी मिलते जाएंगे। 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय या आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है, आइदर वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर सबऑर्डिनेट लेवल, लोएस्ट लेवल हो, कोई से भी लेवल से आपको सजेशन लेके वर्क करना है। बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट तो हमेशा ऑफिस वाले होते हैं, बिकॉज उनका काम होता है एक रूम के अंदर बैठ के और सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना, गाइड करना और उनके लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम करना। बट एक्चुअल में इन चीज़ों के ऊपर वर्क जो करते हैं वो होते हैं मिडिल लेवल और सबऑर्डिनेट लेवल, लोएस्ट लेवल वाले एम्प्लॉयज़। तो इसीलिए उनसे भी इनिशिएटिव, मतलब उनके इनिशिएटिव को भी उनको भी इनिशिएटिव लेने के लिए पार्ट देना चाहिए, उनसे भी सजेशंस लेने चाहिए। बिकॉज वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या फेस कर रहे हैं वो वही जानते हैं, तो उनसे भी हमको डिसीजंस हमसे उनको भी प्रॉप करना चाहिए कि क्या उनका इनिशिएटिव क्या रहेगा, वो कैसे इस चीज़ को डील कर पाएंगे और सब कुछ। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेंट डीकॉप्स। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेंट डीकॉप्स जो है वो टीम वर्क के ऊपर एम्फसाइज करता है, इंडिविजुअल वर्क के ऊपर नहीं। टीम वर्क में मीन्स कि जितने जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो एज अ टीम वर्क कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, जो उस कंपनी का गोल है, जो उस फर्म का गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प करे। वो अपना परफॉर्मेंस अलग सेपरेट दिखाने की कोशिश ना करें। ऑब्वियसली जब आप ग्रुप में वर्क कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस भी दिखेगा, बट अगर आप इंडिविजुअली अलग ही वर्क करके अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे और जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। और साथ में एस्पिरेंट डीकॉप्स में ये भी बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको बिलोंगिंगनेस फील हो, मीन्स उनको कंपनी में वर्क करते वक्त भी अपने घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए, और वो ताकि उससे जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कंपनी में वर्क करने के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। नाउ अभी तक तो हमने हेनरी फयोल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, उनके 14 प्रिंसिपल्स को भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से हमने उनको गो थ्रू हो चुके हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से इवेलुएट कर लिया है और हम बहुत कुछ जान चुके हैं उनके बारे में। तो अब हम ये चेक करते हैं कि हेनरी फयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, मीन्स उनका प्रीवियस क्या वर्किंग चल रहा था और फयोल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग पैटर्न में क्या डिफ्रेंशिएट हुआ है। सो हम एक एक करके उन सबको इवेलुएट करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, अगर हम ट्रेडिशनल इम्पैक्ट देखें तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड वर्किंग डिज़ाइन था सबका, बट फयोल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई होने के बाद उनका जो वर्किंग पैटर्न है, जो वर्किंग जॉब डिज़ाइन है वो जनरलाइज्ड हो चुका है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे मैनेजर एम्पावर होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी इक्वली अथोराइज्ड होते हैं पावर के लिए और रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके डिसीजंस के लिए। डिसिप्लिन, फॉर्मलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बट इनफॉर्मल प्रेशर कंट्रोल, मीन्स यहाँ पे जो रूल्स एंड द रेगुलेशंस जो हैं वो फॉर्मलाइज मीन्स पैटर्न में डिसाइडेड है, बट यहाँ पे वो उनका कोई गिवन पैटर्न नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड, सो सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स ओनली वन बॉस, बट मॉडर्न प्रिंसिपल्स में
subordinate report the multiple bosses. Unity of direction. So here the function of one direction and the second is the function of multiple direction. The next, subordination of the individual interest to the common goal. मीन्स यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल में देखेंगे तो एम्प्लॉयज़ आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड रहते हैं, बट इधर ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिटेड टूवर्ड द एम्प्लॉयज़. मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी इक्वली अपना जो कमिटमेंट्स रहेंगे वो एम्प्लॉयज़ के लिए रखेंगी. द नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल्स. तो यहाँ पे जो उनके जो रेम्यूनरेशन होगी वो उनको पे रिवॉर्ड होगा, राइट, ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में. बट इधर जो उनको पेमेंट मिलेगा वो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस जो उनका रहेगा, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको उनके अकॉर्डिंग उनका रिवॉर्ड उनको मिलेगा. द नेक्स्ट इज़ सेंट्रलाइजेशन. ट्रेडिशनल इम्पैक्ट में पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल, जो पावर रहेगी वो टॉप लेवल की इधर रहेगी. बट मॉडर्न इम्पैक्ट में पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारे ही लेवल पे. मीन्स सिर्फ टॉप लेवल के पास नहीं रहेगी, वो इक्वली मिडिल वालों के पास भी आएगी और लोअर लेवल के पास भी आएगी. तो पावर इक्वली सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, स्केलर चेन. यहाँ पे स्मूथ फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन सारे लेवल पे होता है इससे. बट नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो वो उसको फ्लैटेंड या फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन करने के लिए अप्लाई किया गया है. अगर हम ऑर्डर में देखेंगे तो इधर ऑर्डरली अरेंजमेंट मैन एंड मटेरियल्स का जो होगा वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए है. बट सेकेंड टाइम में अगर हम देख रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए उन्होंने ऑर्डरली अरेंजमेंट करा है हर चीज़ का, मैन एंड मटेरियल का. इक्विटी. तो इक्विटी में इधर काइंडनेस एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, बट दूसरी साइड में डेवलप्ड द सेंस ऑफ ऑनरशिप. फाइन. देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ टू इनकरेज देम टू रिमेन. मीन्स हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे ताकि हम इनको इनकरेज करें ताकि वो हमारी कंपनी में लॉन्ग रन तक स्टे कर पाएँ. बट हम नेक्स्ट में देखेंगे ऑन गोइंग एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग हम दे रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव. मैनेजमेंट इनकरेज करता है आइडियाज़ को. मीन्स फर्स्ट में अगर हम ट्रेडिशनली में देख रहे हैं तो वो मैनेजमेंट को इनकरेज करते हैं आइडियाज़ जनरेट करने के लिए. बट अगर हम मॉडर्न इम्पैक्ट में देख रहे हैं तो वो वर्कर्स को हम इनकरेज कर रहे हैं ग्रेट आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को प्रोवाइड करने के लिए. अगर हम अब लास्ट एस्पिरेंट डीकॉप्स, मेंटेनिंग द हाई मॉरल ऑफ द मैनेजर्स. मीन्स सिर्फ मैनेजर्स का हाई मॉरल को मेंटेन करने के लिए, टीम वर्क को मेंटेन करने के लिए. बट अगर हम मॉडर्न इम्पैक्ट में देखेंगे तो मेंटेनिंग द हाई मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़. मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे आइदर टॉप लेवल या मिडल लेवल और आइदर लोएस्ट लेवल, सारे ही एम्प्लॉयज़ को बीच में एक टीम स्पिरिट मेंटेन करना होना चाहिए. सो दैट्स इट. यहाँ पे हमने फेयल के सारे प्रिंसिपल्स को एवेल्युएट करके उनके डिफ्रेंशिएट भी देख लिया है. नाउ द नेक्स्ट.